हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकार्ट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये मेरी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है जिसको मैं लूसेंट इंग्लिश ग्रामर से कवर कर रहा हूँ। इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में अभी तक हम 5 चैप्टर कवर कर चुके हैं। अभी चल रहा है चैप्टर नंबर 6, नाउन एंड द केस, यानी कि कारक और उसके प्रकार। इस चैप्टर के ऊपर मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूँ, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने पहले 2 वीडियो नहीं देखी है तो आप लिंक में जाके क्लिक करके उन वीडियो को देख सकते हैं। द केस के इस चैप्टर में अभी तक हम रूल नंबर 16 तक पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में अभी तक आपको अगर किसी भी रूल में कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज से हम शुरू करेंगे रूल नंबर 17। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। रूल नंबर 17, जिसमें बताया गया इनडेफिनेट प्रोनाउंस। इनडेफिनेट प्रोनाउंस किस टाइप के, जैसे कि एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नोवन। इनडेफिनेट प्रोनाउंस क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनकी कोई निश्चित मात्रा नहीं है, इसलिए इनको बोला जाता है इनडेफिनेट प्रोनाउंस। इनके साथ हम एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करके इनको हम पॉजेसिव बना सकते हैं। कुल मिला के पॉजेसिव कब बना जाता है? जब एपोस्ट्रोफ एस लगाए या खाली एपोस्ट्रोफ का यूज करे या फिर ऑफ का यूज करे। ये हमने चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में कवर किया था। इसके नियम हमने पढ़ाए थे, तब हमने बताया था कि पॉजेसिव बनाने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, अपोस्ट्रोफ या फिर अपोस्ट्रोफ एस या फिर ऑफ। अपोस्ट्रोफ किसको बोला जाता है? इस प्रकार का किसी लेटर के ऊपर अगर इस प्रकार का साइन आप देखते हैं उसको अपोस्ट्रोफ साइन बोला जाता है। तो ये जो इनडेफिनेट प्रोनाउंस दिए गए हैं इनके साथ हम अपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे और ये बन जाएगा पॉजेसिव। जैसे समवन्स पेन, एवरीबॉडीज प्रॉब्लम, ये आप समझ गए होंगे। एग्जांपल देखते हैं। ही हैज स्टोलन समवन्स वॉच। सेकंड है ही हैज स्टोलन समवन्स वॉच। तो समवन क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो इसके साथ हमने क्या लगाया? एपोस्ट्रोफ एस। समवन्स नहीं लिखेंगे, समवन के बाद एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करेंगे, यानी फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग। नेक्स्ट, एवरीबॉडीज ड्यूटी इज टू हेल्प द अदर। एवरीबॉडी ड्यूटी इज टू हेल्प द अदर। तो करेक्ट क्या होगा? एवरीबॉडीज ड्यूटी। लेकिन एवरीबॉडी, समबडी, नो वन, जो हम ऊपर इनडेफिनेट प्रोनाउंस पढ़ कर आए हैं उनके साथ अगर हम एल्स का प्रयोग करते हैं, यानी एवरीबॉडी एल्स, समबडी एल्स, नो वन एल्स, उसके साथ भी हम अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग कर सकते हैं। फिर उसको क्या बना सकते हैं? पॉजेसिव। जैसे नोबडी एल्स एडवाइस, यानी हमने इसके साथ क्या लगाया? अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग किया है। नोबडीज एल्स एडवाइस ऐसे नहीं आएगा, ना ही नोबडीज एल्स एडवाइस, यानी दोनों के साथ भी अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं होगा, और ना ही एल्स से पहले अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं होगा। तो फर्स्ट सेंटेंस इज करेक्ट, नोबडी एल्स एडवाइस। वैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं। ही लाइक्स नोबडी एल्स एडवाइस बट माइन। ही लाइक्स नोबडी एल्स एडवाइस बट माइन। तो नोबडी एल्स के बाद अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग होगा, ना कि नोबडी एल्स लिखने के बाद अपोस्ट्रोफ का प्रयोग करेंगे। तो करेक्ट क्या है? फर्स्ट, सेकंड इज रॉन्ग। इस प्रकार से आप नेक्स्ट एग्जांपल पढ़िए और उनको खुद से समझिए। आगे चलते हैं। अब आ जाता है रूल नंबर 18। इसमें भी कुछ डिफरेंट इनडेफिनेट प्रोनाउंस दिए गए हैं। जो ऊपर हमने इनडेफिनेट प्रोनाउंस पढ़े थे उनसे कुछ डिफरेंट इनडेफिनेट प्रोनाउंस है जिनके साथ हम अपोस्ट्रोफ का यूज नहीं करते। उनको पॉजेसिव बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ऑफ का। तो कौन से इनडेफिनेट प्रोनाउंस है? एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग। इन सब में आप चेक कर रहे होंगे, सबके साथ थिंग का यूज किया है। समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। ऊपर क्या था? नोबडी, एनीबडी, समबडी, एवरीबॉडी। वहाँ पे एवरीबॉडी यानी बॉडी का यूज किया गया था। बॉडी को हमने सफिक्स के रूप में यूज किया था, और यहाँ पे हमने थिंग को सफिक्स के रूप में यूज किया है। जब थिंग को सफिक्स के रूप में यूज करते हैं, इन तरह के हमें वर्ड्स मिलते हैं, तो उसमें अपोस्ट्रोफ एस का लगाकर हम पॉजेसिव नहीं बनाएंगे। किसका यूज करेंगे? ऑफ का। जैसे एवरीथिंग्स ब्यूटी, और सेकंड है द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग। तो एवरीथिंग्स ब्यूटी, थिंग्स आ गया इसलिए अपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाएंगे। द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग हम इसको लिखेंगे। वैसे ये नथिंग्स, एग्जिस्टेंस, द एग्जिस्टेंस ऑफ नथिंग। तो करेक्ट क्या होगा? एग्जिस्टेंस ऑफ नथिंग, ना कि नथिंग्स एग्जिस्टेंस। उसी प्रकार से इसमें जो वाक्य दिए गए हैं उसमें भी सेम वर्ड्स यूज किए गए हैं, उनको भी खुद से रीड आउट करिए और पढ़िए और समझिए। आगे चलते हैं। अगर आपको वाक्य के अंदर ऑल, बोथ, मैनी, ईच, आइदर, नाइदर इस तरह के वर्ड्स मिल जाते हैं। कौन कौन से? ऑल, बोथ, मैनी, ईच, आइदर, नाइदर।
तो इनके साथ हम अपस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं करेंगे, इसके साथ भी हम यूज करेंगे ऑफ का, जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा था इनडेफिनेट प्रोनाउंस जो हमने अभी पढ़े थे, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, उनकी तरह यही वर्ड्स है। इन वर्ड्स को पढ़िए और इनके साथ भी अपस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं होता, बल्कि ऑफ का प्रयोग करके इनको पॉजेसिव बनाया जाता है। तो आपको एग्जाम के अंदर इस तरह से 2 सेंटेंस मिलेंगे, उसका आपको करेक्ट चूज करना पड़ेगा। जैसे द प्राइस ऑफ ईच इज हाई, जबकि हमने पढ़ा है कि ईच जो है उसके साथ हम अपस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं करते, किसके, उसको क्या लिखते हैं, उसको लिखेंगे प्राइस ऑफ ईच, तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग। वैसे ही द नेम्स ऑफ बोथ आर नोन, तो ऑफ बोथ का प्रयोग करेंगे, ना कि बोथ के साथ हम अपस्ट्रोफ एस का प्रयोग करेंगे, तो फर्स्ट इज करेक्ट, नेम ऑफ बोथ आर नॉट नोन। कभी कभी हमें 2 नाउन मिल जाते हैं, 2 नाउन आपस में जुड़े मिल जाते हैं, जो दोनों क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। नॉन लिविंग थिंग्स मतलब निर्जीव वस्तुएं, उनके बीच में हम ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे बर्थडे पार्टी, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे बर्थडे ऑफ पार्टी या पार्टी ऑफ बर्थडे, इसको डायरेक्ट लिखेंगे बर्थडे पार्टी। गोल्ड रिंग्स, क्योंकि ये दोनों वर्ड्स जो है आपस में जुड़े हुए हैं। विंटर नाइट्स, गोस्ट स्टोरीज, स्ट्रीट लैम्प, किचन गार्डन। तो ये वाक्य पढ़िए और समझिए, आगे देखते हैं। नीचे दोस्तों कुछ नाउन दिए गए हैं जिनको कंपाउंड नाउन के रूप में हम प्रयोग करते हैं। कंपाउंड नाउन वो होते हैं जिसमें एक या दो, जिसमें कम से कम 2 नाउन का प्रयोग किया जाता है। तो कंपाउंड नाउन्स जो होते हैं उनके साथ हम अपस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं करते। जैसे वेट लिफ्टिंग, वेट और लिफ्टिंग 2 क्या नाउन है जो कि आपस में जुड़े हुए हैं, इनको बोला जाता है कंपाउंड नाउन जो एक दूसरे के पूरक होते हैं। कोल माइनिंग, विंटर क्लोथेज, वेटिंग लिस्ट, डाइनिंग रूम, स्विमिंग पूल, ड्राइविंग लाइसेंस, लैंडिंग कार्ड, पिक्चर फ्रेम, कॉलेज लाइब्रेरी, गार्डन गेट, सिटी स्ट्रीट, स्ट्रीट मार्केट, समर हॉलीडे, संडे पेपर, डाउन चोरस, गोल्ड मेडल, सिल्क शर्ट, स्टीर डोर, रोप लैडर, गैस फायर, पेट्रोल इंजन, ऑयल स्टोव, चेस बोर्ड, टीन ओपनर, रीडिंग लैम्प, स्केटिंग रिंग, नोटिस बोर्ड, फुटबॉल ग्राउंड, फिश फार्म, गोल्ड माइन, ऑयल रिग, पॉप सिंगर, शिप फार्मिंग, फुटबॉल मैच, टेनिस टूर्नामेंट, कार रैली, हाउसिंग कमेटी, एजुकेशन डिपार्टमेंट, पीस टॉक्स, बस ट्रेन प्लेन्स टिकट्स, कोई सा भी एक के साथ टिकट्स जुड़ा होगा, बस टिकट्स, ट्रेन टिकट्स, प्लेन टिकट्स, ये भी सब क्या कंपाउंड नाउन। फ्यूल, लॉन्ड्री, मिल्क, टेलीफोन, बिल्स, तो बिल्स किसी के साथ भी जुड़ सकता है। एंट्री फीस, इनकम टैक्स, कार इंश्योरेंस, पार्किंग फाइन्स, वाटर रेट्स, डिफेक्टिव मर्डर, मिस्ट्री, गोस्ट, हैरर, स्पाई, स्टोरी, स्टोरी भी किसी स्टोरी भी इन सभी वर्ड्स में से किसी के साथ जुड़ सकती है। तो दोस्तों ये हमने पढ़े हैं कंपाउंड नाउन। इन कंपाउंड नाउन के साथ हम कभी भी अपस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं करेंगे। दोस्तों आगे आ जाता है रूल नंबर 19, जिसमें कुछ रेसिप्रोकल प्रोनाउंस दिए गए हैं, जैसे ईच अदर, वन अनदर, इनको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, क्योंकि ईच अदर एक दूसरे के साथ, वन अनदर तो दोनों का क्या मीनिंग निकलता है, एक दूसरे के साथ, तो इनको बोला जाता है रेसिप्रोकल नाउन। इनके साथ हम अपस्ट्रोफ एस का प्रयोग कर सकते हैं और अपस्ट्रोफ एस का प्रयोग करके इनको पॉजिटिव बनाया जा सकता है। जैसे ईच अदर्स हैंड्स, ना कि ईच अदर्स हैंड। वैसे भी हम ईच के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके साथ हम अपस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं करेंगे और ना ही इन दोनों के साथ अलग अलग अपस्ट्रोफ एस का प्रयोग करेंगे। करेक्ट हम क्या यूज करेंगे, ईच अदर्स, उसके बाद हम अपस्ट्रोफ एस का प्रयोग करेंगे, तो करेक्ट क्या होगा, ईच अदर्स हैंड्स। वन अनदर्स बिहेवियर, ये करेक्ट होगा, ना कि ये बाकी के दो। आगे इनके एग्जाम्पल और दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट है अजय एंड वीना वर कैचिंग ईच अदर्स हैंड्स। अजय एंड वीना वर कैचिंग ईच अदर्स हैंड्स, तो एक के साथ अपस्ट्रोफ एस लगाया है और एक के साथ सिर्फ अपस्ट्रोफ का यूज किया है, तो हम खाली अपस्ट्रोफ का भी यूज नहीं करेंगे, बल्कि क्या यूज करेंगे, अपस्ट्रोफ एस। तो करेक्ट क्या होगा, फर्स्ट, ना कि सेकंड। अगला एग्जांपल आप खुद से पढ़िए और समझिए। अब दोस्तों आ जाता है रोल नंबर 20, जिसमें यहाँ पर एक फॉर्मेट दिया गया। अब ये फॉर्मेट आपको समझना होगा, ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म है। क्या फॉर्म है, ए एन, उसके साथ क्या जुड़ा रहेगा, सिंगुलर नाउन, उसके बाद ऑफ का प्रयोग होगा, फिर एक और नाउन का प्रयोग होगा। अगर आपको इस तरह का सेंटेंस मिल जाता है, अगर आपको इस तरह का सेंटेंस मिल जाता है जिसमें इस तरह का फॉर्मेट दिया गया है, तो दोनों नाउन में से ऑफ के पहले एक नाउन है, ऑफ के बाद एक नाउन है, तो दोनों नाउन में से फाइनल नाउन जो होगा उसके साथ हम अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग करेंगे। जैसे ए सिस्टर ऑफ मोहन्स बुक, तो ए सिस्टर ऑफ मोहन, तो सिस्टर और मोहन ऑफ के साथ जुड़े हैं, तो ऑफ के बाद का जो यानी कि मोहन लास्ट जो नाउन है उसके साथ हम अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग करेंगे। वैसे नेक्स्ट है ए फ्रेंड ऑफ माय वाइफ्स हाउस,
और वैसे ही नेक्स्ट है मिस्टर मिश्रा इज ए फ्रेंड ऑफ मिस्टर ठाकुर। तो ये जो फॉर्मेट है वो दिया गया फॉर्मेट है, इसमें इज के बाद जो फॉर्मेट दिया गया है वो दिए गए फॉर्मेट से मैच करता है। तो याद रखिए इस तरह का फॉर्मेट मिलता है तो सेकंड नाउन के बाद आप एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर बताया अगर फॉर्मेट इस टाइप का हो, ए एन के साथ सिंगुलर नाउन जुड़ा हो, क्योंकि सिंगुलर नाउन है उसके साथ ए और एन का ही प्रयोग होगा, हम ये पहले पढ़ चुके हैं, आर्टिकल में पढ़ चुके हैं। उसके बाद ऑफ का प्रयोग करेंगे और फिर नाउन का प्रयोग करेंगे, ये हमने ऊपर पढ़ा है। उसके बाद लगाते हैं हम एपोस्ट्रोफ एस, फाइनल नाउन के साथ हम क्या लगाते हैं एपोस्ट्रोफ एस। इस तरह के वाक्य में जो फर्स्ट नाउन है, ऑफ से पहले जो नाउन है सिंगुलर नाउन है, उसका मीनिंग होता है बहुतों में से एक, यानी वन ऑफ द मैनी, यानी वो नाउन जो है बहुत नाउन को रिप्रेजेंट करता है। कौन सा? ऑफ से पहले जो नाउन दिया गया है। जैसे सोहन इज ए फ्रेंड ऑफ मोहन्स, तो ये फ्रेंड जो है ये बहुत से मित्र है, उनमें से एक मित्र को दर्शाता है, जिस हिंदी आप पढ़ सकते हैं। सोहन मोहन के बहुत से मित्रों में से एक है। सोहन इज ए फ्रेंड ऑफ मोहन्स। आगे देखते हैं। ए और एन के बाद अगर सिंगुलर नाउन है उसके बाद ऑफ लगा है और ऑफ के बाद आ जाता है पॉजेसिव प्रोनाउन। फिर से समझिए, इस तरह का फॉर्मेट अगर आपको मिलता है ए और एन के साथ सिंगुलर नाउन जुड़ा फिर ऑफ जुड़ा, अब की बार नाउन ना जुड़ के क्या जुड़ा है पॉजेसिव नाउन, ऑफ के बाद किसका यूज किया पॉजेसिव नाउन। तो इसमें भी हम ऑफ से पहले जो नाउन का प्रयोग करते हैं उसका मीनिंग बहुतों में से एक के रूप में होता है। यहाँ पे रूल की बात नहीं है, यहाँ पे एक वाक्य को कैसे हम समझते हैं उसके बारे में बताया है। जैसे पहले हम हिंदी समझते हैं, गुड़िया उसके बहुत से सहपाठियों में से एक है, यानी कि बहुत सारी स्त्रियां दी गई है और गुड़िया उसके बहुत से सहपाठियों में से एक है। गुड़िया इज ए क्लासमेट ऑफ हर्ष। हर्ष क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउंस। अपोस्ट्रोफ एस के साथ जब नाउन जुड़ा होता है, अपोस्ट्रोफ एस के बाद जो नाउन आता है, किसी नाउन के साथ अपोस्ट्रोफ एस लगाया और फिर एक और नाउन का प्रयोग किया है, तो वो जो नाउन एक सर्टेन नाउन का भाव प्रकट करता है, एक सर्टेन नाउन की वैल्यू को दर्शाता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, मनीषा इज ए मनीष बिलव्ड, यानी मनीषा जो है मनीष की प्रेमिका है। तो यहाँ पे जो प्रेमिका वर्ड है वो क्या दिखाता है? एक सर्टेन नाउन को बताता है। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनको हमें समझना होगा, उनको हमें रीड आउट करना होगा, फिर हमें समझना होगा। जैसे सी इज ए वाइफ ऑफ माइन, वह मेरी बहुत सारी पत्नियों में से एक है। ऐसा तो नहीं हो सकता, किसी की बहुत सारी पत्नियां नहीं होती, ऐसा संभव नहीं है। पहले होता था लेकिन आज के टाइम पे संभव नहीं है। तो वह मेरी बहुत सी पत्नियों में से एक है। सी इज ए वाइफ ऑफ माइन, ये नहीं लिखा जाएगा, बल्कि क्या लिखा जाएगा? सी इज माई वाइफ, वह मेरी पत्नी है। तो ये एक निश्चित पत्नी के रूप में यूज हुआ है। वैसे मिस्टर ठाकुर इज ए मदर ऑफ आदित्याज, इसका मीनिंग क्या निकलता है? मिसेज ठाकुर आदित्य के बहुत सी माताओं में से एक है। तो ये भी क्या होगा? रॉन्ग होगा। क्या होगा? रॉन्ग होगा, क्योंकि माता तो एक ही होती है। तो मिसेज ठाकुर इज आदित्याज मदर, यानी मिसेज ठाकुर आदित्य की माता है। तो एग्जाम्पल 1-2 में आपको समझ में आ गया होगा कि एक व्यक्ति की एक से अधिक पत्नी या माता नहीं हो सकती, इसलिए एग्जाम्पल 1 और 2 गलत है, बल्कि इसके नीचे वाक्य सही रूप में यूज किया है। जो फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल है वो गलत है, उनके नीचे जो वाक्य यूज किया है ये सही है। आ जाता है रूल नंबर 21, जिसमें जेरंड के बारे में बताया गया। जेरंद क्या होता है? जेरंद होता है क्रियावाचक संज्ञा। क्रियावाचक संज्ञा क्या होती है? जिसमें क्रिया के होने का बोध चलता है, जिन शब्दों से क्रिया के होने का बोध चलता है उसको क्रियावाचक संज्ञा बोला जाता है। जैसे इज, एम, आर, रीड, स्टडी, ये सब क्या है? इज, एम, आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन रीड, स्टडी ये सब क्या है? मेन वर्ब है। इनके साथ हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं और उससे पहले जो नाउन का प्रयोग करते हैं, जो मेन वर्ब है उससे पहले जो हमने नाउन का प्रयोग किया है उसके साथ हम अपोस्ट्रोफ का एस यूज करके उसको क्या बना सकते हैं? पॉजेसिव। एग्जांपल समझिए, पहले हम हिंदी पढ़ते हैं। मिस्टर ठाकुर ने अपनी पत्नी का मुंबई जाना स्थगित कर दिया, यानी मिस्टर ठाकुर पोस्टपोन हिज वाइफ्स गोइंग टू मुंबई। तो गोइंग क्या है? मेन वर्ब प्लस आईएनजी, यानी जेरंद। उससे पहले हमने किसका प्रयोग किया है? नाउन का। नाउन क्या है? हिज वाइफ। तो इसके साथ हम अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग कर सकते हैं, यही इस रूल में बताया है। जैसे नेक्स्ट है, वह लता के गाने की गुणगान करता है। वह लता के गाने की गुणगान करता है। ही अप्रिशिएट लताज सिंगिंग। तो आप समझ गए होंगे, सिंगिंग मेन वर्ब प्लस आईएनजी की फॉर्म में है। इससे पहले लता जो है नाउन का प्रयोग हमने किया है, उसके साथ हम क्या लगा सकते हैं? अपोस्ट्रोफ एस।
नेक्स्ट यहाँ पर इससे जुड़े कुछ नोट्स हैं, उनमें फर्स्ट आ जाता है जो जेरंड का प्रयोग करते हैं, मेन वर्ब के साथ एनजी का प्रयोग करते हैं, उसके लिए हम पॉजेसिव एडजेक्टिव का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि वी शुड नॉट माइंड हर कमिंग लेट, तो कमिंग क्या हुआ, जेरंड, उससे पहले किसका प्रयोग किया, हर, और हर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। जैसे नेक्स्ट है आई डोंट अप्रूव ऑफ माई मदर्स वर्किंग एज ए पियन, तो वर्किंग से पहले ब्रदर का यूज किया है, तो उसके साथ हम अपस्ट्रोफ एस का प्रयोग कर सकते हैं। माई ब्रदर क्या है, ये है नाउन, और खाली माई होता तो हम क्या लगाते फिर, तब हम इसके साथ अपस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं करते। जैसे ऊपर बताया, हर के साथ हम अपस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है अगर जेरंड का प्रयोग जो है पैसिव स्टाइल में किया जाता है, सेंटेंस के अंदर पैसिव स्टाइल में जेरंड का प्रयोग किया जाता है। पैसिव स्टाइल जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में जब इसका प्रयोग किया जाता है तब हम इसके साथ अपस्ट्रोफ, इससे पहले जो नाउन का प्रयोग करेंगे उसके साथ अपस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे द इंडियंस वर शॉक्ड एट प्राइम मिनिस्टर श्रीमती गांधी बीइंग असैसिनेटेड, तो बीइंग क्या है, पैसिव स्टाइल जेरंड है, तो इसके साथ इससे पहले गांधी का प्रयोग किया है। गांधी क्या है, एक नाउन है, उसके साथ हम क्या नहीं लगाएंगे, अपस्ट्रोफ एस। जैसे कि सेकंड सेंटेंस में बताया है, इस तरह से हम इसका यूज नहीं करेंगे। दे ऑल वर हैप्पी एट मिस्टर टैगोर बीइंग अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज, तो बीइंग क्या है, पैसिव स्टाइल है, तो इससे पहले हम अपस्ट्रोफ एस नहीं लगाएंगे। इससे पहले जो नाउन यूज करेंगे उसके साथ हम क्या नहीं लगाएंगे, अपस्ट्रोफ एस नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है यदि जेरंड से पहले लाइफलेस थिंग्स का प्रयोग होता है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स का प्रयोग होता है, यानी कि निर्जीव वस्तु का प्रयोग होता है, तो हम उसके साथ भी अपस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि देयर इज नो डेंजर ऑफ रूफ क्रैशिंग, तो क्रैशिंग क्या है, जेरंड है, इससे पहले नाउन क्या, रूफ है, तो रूफ के साथ हम एस, अपस्ट्रोफ एस नहीं लगाएंगे, हम इसका डायरेक्ट यूज करेंगे द रूफ क्रैशिंग। नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 22। अगर आपको मिल जाता है पॉजेसिव प्रोनाउन या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्या मिल जाता है, पॉजेसिव प्रोनाउन या पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये कौन से होते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है मी, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये क्या होते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव। और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, माई का माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये सब क्या होते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउंस। ये आप याद रख सकते हैं, ये हमने इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। इनके साथ हम कभी भी ना तो अपस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे और ना ही खाली अपस्ट्रोफ का यूज करेंगे। इनको हम डायरेक्ट लिखेंगे योर डॉटर, हर लवर, ठीक है, इनके साथ हम अपस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं करेंगे। इनके साथ पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये खुद क्या है, पॉजेसिव वर्ड्स हैं। दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 23। इसमें भी एक फॉर्मेट बताया गया है। अगर आपको इस तरह का फॉर्मेट दिखाई देता है, इस तरह का फॉर्मेट दिखाई देता है, तो उसके साथ हम अपस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं करेंगे। पहले इस फॉर्मेट को समझते हैं। अगर किसी वाक्य के अंदर शुरू में मिल जाता है आपको दिस, दैट, दीज, दोज, द, उसके बाद नाउन, उसके बाद फिर ऑफ का प्रयोग करके फिर क्या लग जाता है, नाउन, इस तरह का फॉर्मेट मिलता है, तो इसके लास्ट नाउन के साथ हम अपस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन रूल नंबर 20 में हमने पढ़ा था, जो फाइनल नाउन जो होता है, लास्ट नाउन जो होता है, उसके साथ हम अपस्ट्रोफ एस का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन उसमें हमने पढ़ा था जो ऑफ से पहले जो नाउन है उससे पहले ए या फिर एन मिले तो, लेकिन इसमें द मिले तो, दिस मिले, डेट, दिस, दोज, अगर ये मिलते हैं आपको तब हम अपस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं करेंगे। आप समझ गए होंगे। दिस एडवाइस ऑफ मिस्टर पांडे इज इंपॉर्टेंट, यानी कि मिस्टर पांडे और उससे पहले ऑफ का प्रयोग है, उससे फिर नाउन का प्रयोग है। यहाँ पे दो नाउन है, मिस्टर पांडे और एडवाइस, दोनों ऑफ से जुड़े हैं। उससे पहले अगर दिस मिल जाता है तो आप अपस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं करेंगे, खाली आप क्या लिखेंगे, इज इंपॉर्टेंट, मिस्टर पांडे इज इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पर होता ए या फिर एन, दिस की जगह क्या होता, ए और एन, तब फर्स्ट सेंटेंस करेक्ट होता, सेकंड रॉन्ग हो जाता। लेकिन यहाँ पे दिस का प्रयोग है, इसलिए फर्स्ट रॉन्ग है, अब सेकंड करेक्ट है। यानी आप समझ गए, आर्टिकल्स 3 है, ए और एन। अगर ए और एन मिलता है तो आप लगाएंगे अपस्ट्रोफ एस, किसके साथ, लास्ट नाउन के साथ। अगर मिलता है द, अब आप अपस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे एक और वाक्य समझते हैं, करेक्ट वाक्य देखते हैं। द ब्रदर्स ऑफ मिस्टर ठाकुर हैव कम फ्रॉम मुंबई, तो फॉर्मेट क्या बनता है, द ब्रदर्स ऑफ मिस्टर ठाकुर, लेकिन यहाँ पे द का प्रयोग है, इसलिए मिस्टर ठाकुर के साथ अपस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे द की जगह क्या होता, ए या फिर एन, तब हम मिस्टर ठाकुर के साथ अपस्ट्रोफ का एस यूज कर सकते थे। आप सबकी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 24। अगर आपको द के साथ एडजेक्टिव जुड़ा मिलता है, द के साथ किसका प्रयोग होता है, एडजेक्टिव वर्ड्स का प्रयोग होता है, तब आप अपस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि किसका प्रयोग करेंगे, ऑफ का। जैसे द ब्लाइंड्स ऑनेस्टी, तो द के साथ क्या जुड़ा हुआ है, एडजेक्टिव। ब्लाइंड या फिर सिक, जो एडजेक्टिव क्या होते हैं, विशेषण जो किसी की विशेषता बताते हैं। तो ब्लाइंड कोई व्यक्ति है, तो द ब्लाइंड के साथ हम अपस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं करेंगे, इसके साथ हम ऑफ का प्रयोग करेंगे, द ऑनेस्टी ऑफ ब्लाइंड। वैसे ही द सिक पेशेंट, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, द पेशेंस ऑफ सिक, इस प्रकार से यूज करेंगे। आगे के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों नेक्स्ट आता है रूल नंबर 25, जिसमें क्या दिया गया है, यदि किसी नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में है, अगर कोई नाउन है जिसका प्रयोग हम सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, सेंटेंस किससे मिलकर बना होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जो फर्स्ट जो नाउन होता है उसको सब्जेक्ट बोला जाता है। अगर सब्जेक्ट नाउन के रूप में प्रयोग होता है तो उसके साथ हम अपस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं करते। जैसे किड्स इज ए रोमांटिक पोएट, या फिर किड्स इज ए रोमांटिक पोएट, ये भी कोई सेंटेंस नहीं बनेगा। एग्जैक्ट फॉर्मेट क्या होगा, किड्स इज ए रोमांटिक पोएट। तो किड्स को हम सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं, इसलिए किड्स के साथ हम अपस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं करेंगे। वैसे ही अरविंद इज माई बेस्ट फ्रेंड, इसको डायरेक्ट यूज करेंगे, ना कि अरविंद के साथ अपस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि अरविंद सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। नेक्स्ट एक नोट दिया गया है जो कि ऊपर दिए गए रूल का दुराभास है। किस प्रकार से, ऊपर हमने पढ़ा था सेंटेंस के अंदर जब हम किसी नाउन को सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं उसके साथ अपस्ट्रोफ एस नहीं लगाते। अगर आपको गलती से मिल जाता है अपस्ट्रोफ एस तो उसका मीनिंग क्या होता है वो आप समझिए। अगर किसी नाउन के साथ अपस्ट्रोफ एस लगा है और वो सब्जेक्ट के रूप में उसका यूज हुआ है तो हम उसका अर्थ समझेंगे नाउन प्लस नाउन। कैसे, यानी एक नाउन से दो नाउन का पता चलता है, एक सब्जेक्ट जो है नाउन जो है उससे दो नाउन का पता चलता है। जैसे सुधीर इज ए न्यू कार, तो सुधीर का नया कार है, सुधीर का कार नया है। इसको इस प्रकार से नहीं लिखेंगे सुधीर इज ए न्यू कार, ये कोई वाक्य नहीं बनता। सुधीर नया कार है, ये कोई मतलब नहीं होता। मोन्स इज ए ब्यूटीफुल हाउस, तो मोन का जो घर है वो सुंदर घर है। तो यहाँ पर जो मोन्स है उसका मतलब है जो फाइनल ऑब्जेक्ट जो दिया गया है उसका डबल मीनिंग आ जाता है। मोहन का घर सुंदर घर है, तो या इसमें हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे मोन इज ए ब्यूटीफुल हाउस, इससे अलग मीनिंग निकल जाता है। वही यहाँ पर बताया गया है कि ऊपर दिए गए वाक्य में सुधीर और मोन्स, इनका अर्थ जो है सुधीर कार और मोन्स हाउस के रूप में यूज करेंगे। यानी एक नाउन जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट के साथ भी यूज कर सकते हैं, उसका मीनिंग भी सब्जेक्ट के साथ जुड़ जाता है। अतः ये वाक्य सही है, लेकिन वाक्य 2 और 4 हमने जो पढ़े हैं वो इनकम्प्लीट है, उनके मीनिंग कंप्लीट नहीं है। तो 2 और 4 रॉन्ग है, फर्स्ट और थर्ड इज करेक्ट। और दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है, अगर कोई बिजनेसमैन है उसके नाम का प्रयोग हम करते हैं नाउन के रूप में प्रयोग करते हैं, या फिर कोई फेमस शॉप है उसका प्रयोग करते हैं हम नाउन के रूप में, तब हम उसके साथ अपस्ट्रोफ एस का प्रयोग करते हैं और उसका कुछ अलग मीनिंग हो जाता है। कैसे, पहले हिंदी पढ़ते हैं। अनिल अंबानी का व्यापार धीरे धीरे बढ़ रहा है, अनिल अंबानीज इज ए ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। यहाँ पे व्यापार का इंग्लिश वर्ड यूज नहीं किया है, इसलिए ये अंडरस्टैंडिंग है। अनिल अंबानी का मतलब है अनिल अंबानी का व्यापार। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जब कोई बिजनेसमैन है उसके नाम के साथ हम अपस्ट्रोफ एस लगाते हैं तो वो उसके बिजनेस को दर्शाता है। समझ गए होंगे, अनिल अंबानी के साथ अपस्ट्रोफ एस लगा है, यानी साफ मीनिंग है इसका अनिल अंबानी का व्यापार। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसको यहीं पर ही खत्म करते हैं, जिसमें हमने रूल नंबर 17 से लेकर रूल नंबर 25 तक यूज किया है। मैंने अपनी तरफ से रूल को समझाने की 100% कोशिश की है। अगर आपको नहीं समझ में आया, आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो का आप एक बार और रिवीजन करिए ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आ सके। तो बाकी के बचे रूल्स दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।